मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पारंगत बैच में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में हो, आईएससी बोर्ड में हो, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। इस पूरे लेक्चर में सारे कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊंगा। ये लेक्चर पूरा सीबीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो। हमेशा की तरह आपको सारी बात समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हाँ भैया, चलो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। बेटा इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ये पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। आप ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर पता है, क्योंकि जब सर एक करंट कैरिंग वायर से करंट जाता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब सर एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकती है, और ये बात हम लोगों ने पढ़ भी लिया था किसमें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। बेटा दूसरी बात हमको ये भी पता है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा तो हमने ये समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज हुई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये भी बात हमको पता है कि कभी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात भी हमको पता है। तो सर आप यहाँ पे नया क्या समझाने वाले हो? जब लोगों को एक बात ये पता लगी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है, ये बात हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल में समझा है कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, या मैं कह लू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, तो उससे क्या आता है बेटा, उससे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोगों के मन में एक इंथुजियाज्म जगी, एक एक्साइटमेंट आई कि क्या 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 चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिस प्रकार चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है, क्या उसी प्रकार, बेटा यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे लाइन जो लिखी हुई है इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, है ना। क्या गायब होगी? नहीं गायब होती है तो मैं इसको गायब करता हूँ। इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिस प्रकार हमने पढ़ा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। उसी वे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, वो प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सर आपने कहा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ मैंने ये बोला कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे सर, क्या कहानी है? आपने अभी तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, पर बेटा वो तो हमको पता ही था, वो तो हमको पता ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। भाई एक करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात तो हमको पता थी। हमको ये भी पता था कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उससे क्या आएगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो क्या आती थी, ईएमएफ आता था, और उससे क्या आती थी, उससे आती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये भी बात हमको पता है। तो सर इस चैप्टर में क्या समझाना चाहते हो? देखो भैया नेचर क्या है, नेचर लव सिमिट्री। नेचर को क्या पसंद है, सिमिट्री पसंद है। जैसे बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड होगा, जमीन है तो आसमान होगी, आसमान है तो पाताल होगा। सिमिट्रिकल चीजें हैं। सेम वे में बेटा अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, ये बात हमको पता थी। तो क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? यस, उसका जवाब है हाँ। उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली है। चलिए भाई इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चैप्टर को बहुत ही मस्त तरीके से समझाऊंगा, यानी ये बात हमको पता लग गई। अब इस बात को बताया कैसे गया? ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में कोई चीज ऐसे तो बोल नहीं दी जाती है,
एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ किया जाता है। तो एक इंसान थे जिसका नाम था मैक्सवेल। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, इसको मैक्सवेल ने ही बताया। मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैक्सवेल की एक्सपेरिमेंट क्या थी, आइए देखते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि देखो यार, आप एक काम करो, आप एक कैपेसिटर लो, दो कैपेसिटर की प्लेट्स लो और उससे बैटरी अटैच कर दो। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जब इसमें बेटा करंट जाएगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा 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 तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब इसके ऊपर प्लस 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 बढ़ते जाएंगे। इसको मैं ऐसे समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि मान लो हमारी ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया है बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव नेगेटिव तो जानते ही हो तुम, है? तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इसको मैंने बोल दिया बैटरी। बैटरी में तो सोचते हो बैटरी, हाँ हाँ, इसको मास्टर ने कह दिया बैटरी, मान लो भैया। अब बेटा क्या होगा, यहाँ से चार्जेस मूव करेगा, यहाँ से करंट मूव करेगा, है ऐसे ऐसे जाएगा। जब जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर के इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव गुल्लू गुल्लू, और इस तरफ बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस तरफ गुल्लू गुल्लू नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुल्लू गुल्लू नेगेटिव, है ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर से जाएगा तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव जाएगा तो उधर से नेगेटिव नेगेटिव, यानी एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक सवाल पूछूं, तुम्हें क्या लगता है ये सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव तुरंत हो गए होंगे? नहीं बेटा, धीरे धीरे टाइम लगा होगा। पहले दो चार चार्ज गए, दो पॉजिटिव बढ़ा, इधर दो नेगेटिव बढ़ा, धीरे 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 करके ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब कहानी क्या होगी जरा सुनो। कहानी होनी जरूरी है, हाँ मास्टर, कहानी होनी जरूरी है, कहानी होना बहुत जरूरी है बेटा। ध्यान से देखो, ये प्लस और इस माइनस को देखो बेटा। प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है हमेशा बेटा। दो चार्ज देखो प्लस माइनस कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज से जाती है जाती है जाती है जाती है। देख रहे हो बेटा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कल को एक प्लस और आ जाए तो एक और इलेक्ट्रिक, एक प्लस एक माइनस और आ जाए तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगी। यानी जितनी ज्यादा प्लस 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 माइनस माइनस आते जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होती जाएगी, है। लेकिन तुम एक बात देख पा रहे हो, एक बात देख पा रहे हो, मतलब जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग होने का मतलब करंट इसमें आ रहा है। कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब आप देखोगे कि कैपेसिटर का चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे इस तरफ सारे प्लस 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 आ रहे हैं, इस तरफ माइनस 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 आ रहे हैं। तुम देखोगे जितने प्लस माइनस आते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बेटा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्यों 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 मास्टर? क्योंकि सर जितने प्लस आएंगे उतने माइनस जाएंगे, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और बेटा मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यानी इस जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रही है। यहीं पे मैक्सवेल ने उसको ऑब्जर्व किया। तो बेटा इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी कैसे हो रहा है मैं पूरी कहानी को समझाऊंगा, पर पहले ये समझो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरी कहानी बदल जा रही है मास्टर साहब। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही है। क्या आ जा रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको समझते हैं पूरी कहानी। यहाँ पे बेटा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जा रही है ना, क्या आ जा रही है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, हाँ मास्टर होगी। यानी यहाँ पे क्या आ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और तुम्हें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या आता है, करंट आता है। वही तो हमने पढ़ा है कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो क्या आता है, करंट आता है। तो मैक्सवेल ने देखा कि जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आएगा, करंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या प्लस से माइनस की ओर क्या आएगा, करंट आएगा। और क्योंकि वो करंट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो करंट से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसकी वजह से करंट भी क्या रहेगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा। कैसे आएगा बताऊं, समझाऊं पूरी बात को, पहले इसको पढ़ते हैं, इसको जरा ध्यान से समझो। इनसाइड कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के अंदर मैक्सवेल ने देखा
इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। कैसे चेंज हो रही है बेटा, यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस आ रहा है। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग, अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, कहानी खत्म। लेकिन जब तक चार्ज हो रहा है तब तक प्लस प्लस माइनस माइनस जा रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है। ये मैक्सवेल ने बताया, बाकायदा एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब तुम्हें पता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उससे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो मैक्सवेल ने पाया कि यहाँ पे कुछ करंट आ जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट आ जा रहा है। तो वो चौंक गए, परेशान हो गए कि यार ये कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्री जगह में, यहाँ पे तो कोई सर्किट भी नहीं है, यहाँ पे करंट कैसे आ गया। ट्विस्ट। इसी के बाद उन्होंने पूरी स्टडी की इसके ऊपर, और ये जो करंट यहाँ पे मिला उसको उन्होंने एक नया नाम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की हिस्ट्री को देखते हैं, तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी कहानी को समझ पाएंगे। चलो बेटा पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो सबसे पहले देखो कि मैक्सवेल ने ऑब्जर्व क्या किया। मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बेटा मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये क्या था, अगर ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी, और यहाँ से लगा हुआ था बैटरी, यहाँ से लगा हुआ था बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। मैक्सवेल ने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 इकट्ठा होता जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वहां पे करंट आ रहा है, और ये जो करंट था इसको उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया बेटा, इसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। पर एक बात बताओ, ये तो कैपेसिटर के बीच का करंट है, ये तो कैपेसिटर के बीच में उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। एक करंट और तो है जो यहाँ से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, इस पूरे सर्किट में जा रहा है, एक करंट ये भी तो है। तो मैक्सवेल ने कहा कि देखो भैया जो करंट आप पढ़ रहे हो ना, वो करंट दो प्रकार के होते हैं, करंट दो टाइप के होते हैं। अभी तक आपने केवल एक ही करंट पढ़ा है, जो सर्किट में जा रहा है, जो वायर में जा रहा है, उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, और जो आपके कैपेसिटर के बीच में है, जहां पे कोई तार वार नहीं है या कोई सर्किट वर्किट नहीं है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं मालिक, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सर जो वायर में दौड़ रहा है, ये वायरमन दौड़ रहा है, उसको बोलेंगे आईसी। आईसी मतलब कंडक्शन करंट। और जो सर कैपेसिटर प्लेट के बीच में है उसको बोलेंगे आईडी। आईडी मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी नहीं बे, आईडी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग करंट दो होते हैं, एक कंडक्शन करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। आओ इसको पढ़ते हैं। तो जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, यहाँ गुल्लू 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 गुल्लू, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। हाँ मास्टर समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। अच्छा मास्टर, अब जो करंट कैपेसिटर प्लेट के बीच में गुल्लू गुल्लू कर रहा है, ये जो आ रहा है ना, ये जो इसके अंदर आ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो करंट आ रहा है, इसको बोलते हैं आईडी। आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने कहा कि देखो जो कैपेसिटर के उन्होंने कहा कि जो सर्किट में दौड़ रहा है उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में आ रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं, अब ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले जितना बता रहा हूं उसको समझो। अब उन्होंने एक ट्विस्ट बोली, बेटा क्लास 12th में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको जरूर याद रखना, इसको अपने जीवन में याद रखना। वो क्या याद रखना है कि बेटा जो फिजिकल बिहेवियर होता है, मतलब कंडक्शन करंट का जिसको बोलते हैं आईसी, और डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको बोलते हैं आईडी, मतलब इनका जो फिजिकल बिहेवियर होता है, इसका कंडक्शन करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये सेम रहता है। फिजिकल बिहेवियर मतलब जो काम कंडक्शन करंट करने वाले हैं वो काम ये भी करंट करने वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उनका फिजिकल बिहेवियर सेम है, कोई अलग सा नहीं है, ये इसका बिहेवियर फिजिकल बिहेवियर सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना बेटा, याद कर लेना कि कंडक्शन करंट की और डिस्प्लेसमेंट करंट की फिजिकल बिहेवियर सेम होती है
है ना, इतना सिर्फ याद रखना, काम बन जाएगा भाई तुम्हारा, इसके बाहर कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है भैया। अब मैक्सवेल ने क्या फाइंड किया, मैक्सवेल क्या पाए, मैक्सवेल फाउंड दैट रिजल्ट वर नॉट कंसिस्टेंट विद द एम्पियर सर्किटल लॉ। एक लॉ याद करो बेटा, एक तुमने लॉ पढ़ा था जिसका नाम था एम्पियर सर्किटल लॉ, जो क्या कहता था, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल या द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। इन्होंने कहा ओ एम्पियर, एम्पियर एम्पियर भैया तुम्हारी तुम्हारी थ्योरी खतरे में है, एम्पियर तुम्हारी थ्योरी खतरे में है, क्योंकि मैंने एक नया करंट फाउंड कर लिया है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी हुई, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट आया, एम्पियर सर्किटल लॉ साहब फेल हो गया। काहे काहे फेल हो गया बताता हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ काहे फेल हो गया, मैं बताऊं मालिक, एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों फेल हो गया बताता हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था, एम्पियर, अब एक बात सुनो भैया, अगर मैं बात करूं एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो वो क्या कहता था, वो कहता था द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। पर बेटा यहाँ पे जो आई था ना, यहाँ पे जो करंट था, यहाँ पे जो करंट था, ये जो करंट था बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट। यहाँ पे जो एम्पियर ने करंट लिया था ना, इसको उन्होंने कंडक्शन करंट को लिया। पर बेटा अब तो डिस्कवरी किसकी हो गई है, अब डिस्कवरी हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट लॉ आया, ये जो एसीएल था, एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये फेल हो गया। फिर मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा भैया आप सुधारने की जरूरत है। मैक्सवेल ने कहा कि अब जो नया एम्पियर सर्किटल लॉ होगा, जो मॉडिफाइड होगा, आपका ये लॉ गलत है, इसको मॉडिफाई करो, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को खोजा है। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, अब यहाँ पे जो केवल कंडक्शन करंट नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने केवल कंडक्शन करंट को लिया था, इन्होंने कहा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को लाओ, तभी आपकी इक्वेशन सही होगी। वहीं से हम लोगों ने इसको सुधार दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको बेटा सुधार दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट होता है, वो उस रीजन में हमें देखने को मिलता है, इट इज द करंट विच अपीयर्स इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। ये वही हमको देखने को मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट हमको वहीं पे मिलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर था, क्या था बेटा, कैपेसिटर था, कैपेसिटर को जोड़ दिया था बैटरी के साथ, किसके साथ, बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बेटा यहाँ से करंट जा रहा था पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इससे क्या हो रहा था, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, तब यहाँ पे जो करंट आ रहा था उसको बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमें वही देखने को मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अब जिस प्रकार तुमने बेटा F इक्वल टू एम ए याद किया है ना, वैसे ही मेरी बात मानो, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम देख लो पूरा पारंगत बैच, जितनी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है मैं करा देता हूँ। जिस प्रकार तुमने F इक्वल टू एम ए याद किया है बेटा, सेम वे में डिस्प्लेसमेंट करंट की सीधे सीधे ये याद कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बेटा मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा यार देखो तुम एम्पियर साहब, तुमने कहा था कि क्लोज इंटीग्रेशन, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये क्या है बेटा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो मैक्सवेल ने कहा कि देखो यार तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था भाई साहब की द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, सॉरी इसने कहा था द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हाँ ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने कहा कि देखो यार आपको एक काम करना है, आपका ये चीज गलत है, मैं कुछ नया करंट खोजा हूँ जिसको बोला हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो आप आई रख रहे हो, ये यहाँ पे जो एम्पियर ने आई रखा था वो बेटा कंडक्शन करंट था केवल, ये किसको दिखाना चाह रहे थे, कंडक्शन करंट को। तो जब मैक्सवेल साहब आए तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे केवल कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पे आई जो होगा उसमें आईसी भी आएगा और आईडी भी आएगा, ये जो नया करंट होगा उसमें कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों होगा। तो बेटा यानी कि कंडक्शन करंट ये जो होती है इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। अब इसको किसने मॉडिफाई किया था, इसको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल साहब ने, है ना, इसको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल साहब ने। कौन किया था, बाई मैक्सवेल, बाई मैक्सवेल। उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम्हारे लॉ को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, इसमें कंडक्शन करंट के और के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा।
अब तुमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, तुमने अभी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा इसी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो आई डी की जगह पे, तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो दोनों फार्मूलेज आपको याद रखने हैं, मेरी बात मानो। तो आप ये वाला फार्मूला याद कर लो, कौन सा, ये है ना बेटा। इसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, यानी दोनों का नाम लिया जाता है। दोनों का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भाई, है ना। ऐसा नहीं था कि केवल एम्पियर ही बता करके गए, मैक्सवेल ने कंडक्शन करंट को के बारे में बताया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, तो उनका भी नाम लिया जाता है। कुल मिलाकर के एम्पियर के लॉ को उन्होंने मॉडिफाई किया। यहाँ पे केवल आई की बात कर रहे थे, मैक्सवेल साहब है, उन्होंने कहा केवल आई नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। आगे बढ़ते हैं और मैक्सवेल के इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। मैक्सवेल ने टोटल 4 इक्वेशन में भैया तुम्हारी पूरी बुक 1 को खत्म कर दिया। बुक 1 समझते हो, जो तुम पढ़ रहे हो अभी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वो 4 इक्वेशन में टाटा बाय बाय कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरे इक्वेशंस को, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैं 4 इक्वेशन से खत्म कर दे रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो गॉस, इन्होंने एक्सप्लेन किया, बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन यही थी। पहला था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि गॉस ने ही बताया था। क्या बताए थे, ये कहते थे द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ the close integration of electric field in a given area is 1 by epsilon naught times charge enclosed in that area। यही तो था भैया। हाँ भैया, तो यही, इसी को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यही तो बोला था। आपने गॉस लॉ पढ़ा है, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसी को मैक्सवेल ने बता दिया। फिर दूसरा मैक्सवेल ने बताया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है, कहता है द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड through a closed surface is always zero। ये पढ़ा था ना, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से जब आप क्लोज इंटीग्रेशन करोगे मैग्नेटिक फील्ड का एरिया एक इंक्लोज एरिया में, तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये हमने पढ़ रखा था बेटा, तो इसको आप ऐसे याद रखना। तो यानी कि टोटल मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन लिखी जिसमें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया। फिर उन्होंने फैराडेज लॉ के बारे में बताया कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे ईएमएफ आता है। इसको भी मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन में शामिल किया और उन्होंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इन्होंने तीसरा जो बताया था वो बताया था फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो बराबर होता है किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। फिर उन्होंने एक नया लॉ दिया जिसका नाम था एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, इसमें उन्होंने एम्पियर के लॉ को मॉडिफाई किया। यहाँ पे द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ic, और यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट को शामिल किया। यानी टोटल 4 इक्वेशन अगर आप पढ़ लेते हो, यही मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, यही मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पूछी जाती है। पहला था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्या था बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दोनों में लॉ दिया गया है। फिर क्या था बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा था एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरीके की ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ये कपल होते हैं, कपल मतलब तो समझते ही हो ना, हाँ बेटा बहुत आगे हो तुम, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। पहले समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज अ टाइप ऑफ वेव, ये एक ऐसी वेव होती है, इट इज अ टाइप ऑफ वेव, एक ऐसी वेव होती है कुछ प्रोपोगेट थ्रू स्पेस, जो कहां से ट्रेवल करती है, स्पेस से, इन द फॉर्म ऑफ कपल। कपल मतलब जोड़ा है, कपल मतलब जानते हो, कपल मतलब तुमको थोड़ी समझाने की जरूरत है, यू डू नॉट नो कपल,
कपल मतलब तुमको पता है बेटा, मुझे पता है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कपल के बारे में, मेरे से बेहतर जानते हो कपल के बारे में। हाँ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये प्रोपोगेट करती हैं स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं। कपल में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको मैं पूरी कहानी को समझाऊं, मास्टर पहले बाल सही करता है फिर समझाता है, ध्यान से देखो बेटा। अगर मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड चलेगी जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो हमारी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो, याद है ना। तो ऐसे ही सेम होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस में होगा, एक्स एक्सिस में। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगी। कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी बेटा 90 डिग्री की होगी। मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ भी 90 डिग्री पे है। यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, और वेव किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है। ये तीनों सब किसमें है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। पूरी कहानी को समझाऊं, एक बार फिर से समझो पूरी बात को। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कपल के फॉर्म में होती है, दोनों साथ साथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होती है, और जिस दिशा में चलती है वो भी परपेंडिकुलर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी परपेंडिकुलर है। इस कहानी को मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा कि मान लो हमारी वेव ऐसे है। बेटा इस कहानी को मैं समझाता हूँ, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है मैं वो समझाता हूँ। देख लो बेटा, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड को मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस में जा रही है, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, सुनो सुनो। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाता है मास्टर, ऐसे बनाता है, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, कैसे, छी छी छी, कितना गंदा डायग्राम बना दिया मास्टर ने, टू मच बैड। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ और फिर से पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करता है मास्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, सॉरी ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे बनाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा ऐसे बनाना पड़ेगा, कैसे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता है मास्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे जाना होगा। ये डायग्राम आप लोग हमेशा याद रखना। हाँ मास्टर वैसे भी अच्छा बनाते हो। ये मान लो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक, ये, इसको मैं जेड एक्सिस में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट दिखाऊं, तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता जा रहा है, देखो चेंज आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता जा रहा है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पीक पे पहुंच गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पे पहुंच गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रही है, तुम देख लो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चेंज हो गया, देख लो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, 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 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर बढ़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बढ़ा, ये वाला ऐसे बढ़ा था तो ये भी ऐसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा था तो ये भी ऐसे बढ़ा, ये भी ऐसे बढ़ा, ये भी ऐसे बढ़ा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जा रही है, तुम देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती जा रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड।
यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाई वी वर स्टडिंग दिस, हाउ मैक्सवेल प्रूव इट। उन्होंने कहा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। देखो देख लो, और एक कपल के फॉर्म में है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस बोल दूं, इसको जेड एक्सिस बोल दूं, तो ये किस में जा रही है, एक्स एक्सिस में। क्या हमेशा ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये वाई में जा रही है और ये जेड में जा रही है तो किस में जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है। कुल मिलाकर ये इसके परपेंडिकुलर है बेटा और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और जब कभी तीनों वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस सब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक ऐसी वेव जिसमें जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ना, सब कुछ परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जरा ध्यान से समझो, एक ऐसी वेव होती है जो कि स्पेस में प्रोपोगेट करती है कपल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होता है ऑसिलेशन की। अगर इसका ऑसिलेशन हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे होगा। बेटा ये नॉन मैकेनिकल वेव है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मैकेनिकल वेव। एक ऐसे वेव है विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अब एक मजे की बात बताऊं, जो लाइट आप देख पा रहे हो है ना, जो लाइट सनलाइट होती है, जितनी भी लाइट हमको दिखती है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है बेटा, है ना। तो ये जब स्पेस से चल के आती है, सन से आती है, तो वहां पे तो कोई मीडियम नहीं है ना, यानी वहां पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ रही है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये लाइट ही है, तो एक्चुअली में क्या है बेटा, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, इसको हर्ज साहब ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 1895 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ज। हर्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। उन्होंने ही बताया था कि नॉन मैकेनिकल वेव है। और जो स्पीड होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसे ही ट्रेवल करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है बेटा वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब होता है all are perpendicular to each other, all are perpendicular to each other, perpendicular to each other, all are ट्रांसवर्स मतलब क्या है बेटा, नेचर कैसा होता है पीएम वेव का, ये ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, लिख लो बेटा अपने अपने कॉपी में। ट्रांसवर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये सब क्या होते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये सब कहाँ है, ये सब परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस वजह से इसका नेचर कैसा होता है बेटा, ट्रांसवर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, डायरेक्शन इसका प्रोपोगेशन ऐसे था। अब क्वेश्चन उठता है सर इसकी डायरेक्शन को पता कैसे करें, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, कैसे पता करें डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कैसे पता करें, कैसे बताओगे मास्टर। तो बेटा उसका एक तरीका है, अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। मान लो बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर ऊपर की तरफ है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हाँ, और ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आप ई क्रॉस बी करो, आप ऐसे करो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी करो, तो डायरेक्शन पता लग जाएगा। ई क्रॉस बी से क्या पता लग जाएगा, डायरेक्शन। देखो ई इधर है, बी नीचे है, तो ई क्रॉस बी करो। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, लेकिन इसका सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है यार, आपको डायरेक्शन का सिर्फ फार्मूला पता रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव कैसे पता कर सकते हैं, ई क्रॉस बी से। ई क्रॉस बी जो होगा वो डायरेक्शन देगा, दैट्स इट। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो इधर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसको मैं ई बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसे 90 डिग्री पे है, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन पता लग जाएगी इस तरफ से, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई में होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड में होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, कुल मिलाकर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी किधर होगी, जेड एक्सिस में होगी। कुल मिलाकर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। हमेशा तुम्हें पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, बिल्कुल। तो अगर आई और जे में होगी, अगर ये आई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होगी, तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस में होगा, जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो हमारी एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मान लो एक्स एक्सिस में है, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारी वाई एक्सिस में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेड एक्सिस में, मान लो वाई एक्सिस में है,
तो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी वो कैसे पता करेंगे भैया, कैसे पता करेंगे प्रोपोगेशन? तो आप एक काम करो, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस कर दो। कहने का मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप कर दो, तो क्या बताएगा, ये आएगा के कैप। के कैप मतलब क्या, के कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो किधर होगी, जेड एक्सिस में होगी। के कैप का मतलब क्या होता है, जेड एक्सिस। इससे आप पता कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है बेटा, जिसको डिटेल में समझना था मैंने समझा दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हो सकती है, बस परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई। अब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं बेटा। इसके लिए क्लास 11 को याद करो, क्लास 11 में आपने वेव की इक्वेशन पढ़ी है, क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ये आपने पढ़ रखा है बेटा। यहाँ पे ए क्या होता है, ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये वेव की इक्वेशन है, इसको देख लो, क्योंकि आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की वेव का इक्वेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्लास 11 की बातें वेव की इक्वेशन जान लो, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी होता है, जहाँ पे जो ए होता है वो एम्पलीट्यूड होता है बेटा। और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा टी को पहले लिख दिया, के एक्स को बाद में लिख दिया, तो भी हमारी भाई ओमेगा टी को पहले लिख दिया, के एक्स को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात जो आपको समझानी है, वो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर मान लो आप कई बार क्या लिखा, अगर आपने लिखा y इक्वल टू ए साइन के एक्स, यहाँ पे आपने प्लस लिख दिया बीच में, प्लस ओमेगा टी, है ना, आपने यहाँ पे प्लस लिया। जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस लिया ना, जैसे आप यहाँ पे प्लस ले लोगे, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे प्लस लोगे, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस में चली जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पे आप माइनस लेते हो बीच में, यहाँ पे माइनस, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये पॉजिटिव एक्सिस में चली जाएगी वेव, ये पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी। यहाँ पे आप अगर प्लस लोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि वेव माइनस एक्सिस में जाएगी, है ना। प्लस लोगे तो नेगेटिव एक्सिस में जाएगी, लेकिन अगर आप माइनस लोगे यहाँ पे तो किधर जाएगी वेव, पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी, याद रखना आप। ठीक है, आओ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव इक्वेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव इक्वेशन को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव इक्वेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव इक्वेशन कैसा दिखता है बेटा, कुछ नहीं होता है, आपने वेव इक्वेशन अभी पढ़ी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी लिख लेता हूँ, माइनस के लिख लेता हूँ बेटा। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बेटा होता है ई नॉट, क्या होता है, ई नॉट। और यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ जाए, वाई एक्सिस में क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वही लिख दिया, एम्पलीट्यूड की जगह पे इसको लिख दिया, ई नॉट को लिख दिया, पूरा फंडा वही चल रहा है। हाँ ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन याद रखना क्या होती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे के जगह पे 2 पाई बाई लैम्डा रख दूं और ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख दूं, हमको पता है के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो ई नॉट साइन, बेटा के जगह पे क्या रख दूं, 2 पाई बाई लैम्डा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। 2 पाई बाई टी रख दूं ओमेगा की जगह पे, तो 2 पाई बाई टी स्मॉल टी हो जाएगा बेटा। अगेन अगर मैं 2 पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स बाई लैम्डा और टी बाई लैम्डा। हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 बाई टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाई टी रखूंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टी, तो जैसे ही मैं 1 बाई टी करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान समझो, यहाँ पे टी, यहाँ पे कैपिटल टी होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 बाई टी क्या होता है, एफ को रखूंगा तो टी एफ हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। सेम वे में वेव की इक्वेशन क्या होती है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन, बेटा के जगह पे क्या लिख दूंगा, 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। बेटा 2 पाई बाहर ले लूंगा तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन,
और यहाँ पे 2 पाई बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा x बाई लैम्डा माइनस टी बाई एफ टी। ठीक है भैया, एक बात बताओ सर, आपको पता है f इक्वल टू क्या होता है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी के जगह पे किसको रख सकता हूँ, f को, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बी नॉट इन ब्रैकेट बी नॉट, बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट, बी इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट, और क्या हो जाएगा भैया, और हो जाएगा साइन, और क्या होगा इन ब्रैकेट 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई लैम्डा माइनस यहाँ पे हो जाएगा एफ टी। बस ये भी आप याद कर सकते हो, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। आप सिमिलर है, आप इसको याद कर लोगे तो इसको तो अपने आप यहाँ पे केवल बी और यहाँ पे बी नॉट रख देना, सिंपल है ना बेटा। अब एक बात और आपको याद रखनी है ना, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी इस पे आऊंगा, परेशान ना हो भैया, इस पे आऊंगा, और फिलहाल आपको मैं चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इसको जल्दी जल्दी देख लो, है ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ट्रांसवर्स होती है, सर आपने बता दिया, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं, और अगर हम चाहें इस स्पीड को हम पा भी सकते हैं, उसका एक फार्मूला होता है c इक्वल टू 1/√μ0 E0, इसमें μ0 E0 की वैल्यू रखोगे तो यही तुम्हें मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी एक बात पता है सर कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, इनकी जो वेलोसिटी है स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है सर, कांस्टेंट होती है, वैक्यूम में भी, है ना, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना, बिना मीडियम के चलती हैं, शायद इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, बात समझ में, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑसिलेटिंग फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मेड अप ऑफ ऑसिलेटिंग, इसमें क्या होते हैं, कपल में होते हैं, ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये सेम फेज में होते हैं, एक ऊपर गया तो इधर जाएगा, या ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। ठीक है, याद रखना है किसमें होते हैं, सेम फेज में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी शो करती है, जैसा कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइट है तो ये भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को शो करती है। इनको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज से। तुम्हें पता है कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप चार्ज को एक्सेलरेट करा दो, तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है भैया, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जैसा कि चार्जेस में लगाते थे ऐसे सेम इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से याद रखना है ऐसे बस। कैरी एनर्जी इन मोमेंटम, इनकी भी एनर्जी होती है और इनकी भी मोमेंटम होती है, जैसे कि लाइट की एनर्जी और मोमेंटम होती है, सेम वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी एनर्जी और मोमेंटम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, मैं जो लिख रहा हूँ ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नहीं होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत होती है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, या तो वेवलेंथ को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या उनके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर दो, है ना, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है इसका, है ना, एक चीज नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और बीच में होती है विजिबल रेज। ये विजिबल रे ही हमको दिखती है, यानी कि ये जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कई तरीके की होती है। जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी रेज होती हैं, जैसा कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना बेटा। इनकी
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनको लिखा गया है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा रेज की। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो वेव की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और बेटा ये बीच में क्या होता है? विजुअल रेज होती है। क्या होती है बेटा? विजुअल रेज होती है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से सुनो, जितनी भी वेव्स होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स क्या होती है? इनको हम ऑसिलेटिंग करंट, जैसे कि एंटीना वगैरह हो गया, है ना, रेडियो ट्रांसमीटर हो गया, उसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का भी यूज बेटा सिग्नलिंग के लिए किया जाता है ना। जैसा कि मेगाट्रॉन्स हो गया, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विजुअल रेस, विजुअल लाइट जो होती है वो हमें दिखती है ना, विजिबल लाइट हमें दिखती है। अल्ट्रावायलेट रेज आप जानते हो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम्स लाइक सन से प्रोड्यूस की जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज सन से प्रोड्यूस की जाती हैं बेटा। एक्स रेज आपको पता है मेडिकल पर्पजेस में इसका यूज किया जाता है। गामा रेज का भी साइंटिस्ट को जब कोई चीज पढ़नी होती है, एटॉमिक स्टडीज करनी होती है, तो वहां पे गामा रेज का यूज करते हैं। अब इसको ट्रिक याद करने का क्या है कि विजुअल लाइट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं इसको सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सिग्नलिंग के लिए। और बेटा विजुअल लाइट के नीचे जितनी भी चीजें हैं, देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, सिर्फ इतना पढ़ लेना काम बन जाएगा भाई तुम्हारा, सिर्फ इतना पढ़ लेना काम बन जाएगा। विजुअल रेस के ऊपर जितनी भी रेज है बेटा, जितनी भी रेज है, ये सारी सिग्नलिंग के लिए यूज की जाती है, सिग्नलिंग पर्पस के लिए, सिग्नलिंग पर्पस के लिए। और इसके नीचे जितनी भी है बेटा, इसके नीचे जितनी भी है, उनको मेडिकल में यूज किया जाता है। इन मेडिकल, मेडिकल साइंस, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इन मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका यूज किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है किसी मीडियम में, क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अब यहाँ पे बेटा हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसे ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब बेटा जो समझाना चाहता हूँ सिर्फ उसको समझो, सिर्फ उसको समझो, है ना। बस रफली डायग्राम बना के बता रहा हूँ, माइंड मत करना बेटा। ये होती है ई नॉट। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली लाइन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सबसे पीक पे, इसे बोलते हैं ई नॉट। और जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसे बोलते हैं बी नॉट। तो बेटा स्पेस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इनकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है ई नॉट और बी नॉट, इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो हमेशा कांस्टेंट सी के बराबर आती है। तो इस पे नीट में भी कई बार सवाल आया हुआ है, इसको याद रखना कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेशियो ऑफ maximum displacement of electric field and maximum displacement of magnetic field is always constant। यानी E नॉट बाई बी नॉट हमेशा कांस्टेंट होती है फ्री स्पेस में। ठीक है बेटा, और इनकी जो वैल्यू होती है सी की, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एक फार्मूले से, जो है c = 1/√μ नॉट ई नॉट। इसमें म्यू नॉट ई नॉट के बारे में आपको पता है, इसकी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। और मान लो कोई और मीडियम है, और एनी अदर मीडियम, मान लो कोई और मीडियम है और आप वहां पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? आप वहां पे चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मिले, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, v = 1/√μ e। म्यू ई मतलब जो उस मीडियम की रिलेटिव परमिबिलिटी है और परमिटिविटी है, उसको रखोगे तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पता लग जाएगी। अब बेटा एक चीज मैं आपसे याद करने को बोल रहा हूँ, इनकी वेवलेंथ की रेंज और इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। बेटा फ्रीक्वेंसी की रेंज आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है बेटा। इनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, प्लीज प्लीज बेटा लर्न कर लो, हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वेवलेंथ की रेंज मैंने लिख दिया है बेटा, फ्रीक्वेंसी लिखा था मेरे स्लाइड से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, है ना, माफ करना उसके लिए। तो आप एक बार एक एफर्ट करना, छोटा सा एफर्ट करना, लेक्चर खत्म होते ही आपने कॉपी में सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज ऊपर से लिख लेना। और बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको आप लर्न कर लेना, प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। और बेटा अगर आपने अभी तक सारी चीजों को पढ़ लिया है, अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर को देख लिया है, सारी बातों को पढ़ लिया है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी बेटा। मैं आपसे भरोसे के साथ कह सकता हूँ इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरे लेक्चर को खत्म किया, बहुत ही मस्त तरीके से मैंने आपको समझा दिया।
बेटा ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। इस चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर था ये, है ना। तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ भाई, है ना। क्या बोलता हूँ, मैं आप सभी को बोलता हूँ थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए और हमसे पढ़ाई किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी हार ना मानना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। अपने माँ बाप की इज्जत रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अधिकतर बच्चों को मैं देखता हूँ, अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब चीज मिल जाए, है ना, पर हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। जिस दिन हम अपने ऊपर भरोसा रखना चालू कर देंगे, वो चीजें हमको मिल जाएंगी। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। दुनिया आप पे पहले भरोसा नहीं करेगी जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। जब आपको अपने ऊपर ही नहीं भरोसा है, तो आप दुनिया को क्या भरोसा दिलाओगे। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कड़ी परिश्रम से, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा बनाना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।